नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2024 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में उबाल आ चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक में ओपी राजभर शामिल हो सकते हैं, जहां गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। अगर राजभर बीजेपी के साथ आते हैं तो पूर्वांचल को फतेह करने का बीजेपी का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर का बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजभर के साथ आने से क्या निषाद पार्टी और अपना दल बीजेपी के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे? वहीं बीजेपी के साथ अगर राजभर आते हैं तो अखिलेश के लिए कितना बड़ा झटका होगा? क्या विपक्षी दल चुनाव से पहले ही हथियार डाल देंगे? आज हम चर्चा में समझेंगे, लेकिन वो सवाल जिनके जवाब तलाशेंगे वो ये है कि क्या राजभर आएंगे, पूर्वांचल दिला पाएंगे? राजभर के साथ आने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? पूर्वांचल की लड़ाई में कितना असर होगा? क्या अखिलेश को राजभर के बीजेपी के साथ जाने का बड़ा नुकसान होगा? राजभर आने से अपना दल और निषाद पार्टी क्या करेंगे? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम एक पार्टी हैं, कोई पार्टी के विधायक नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे खट से। हमारी बात होगी, भाई हमारी पार्टी है, पार्टी के हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे तो हमको भी लोकसभा की सीट कहाँ देंगे, कहाँ नहीं देंगे, इन चीज़ों पर बात होगी, तब न आगे बात होगी। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय नीति जिस दिन तय कर देगा उस दिन आप देखेंगे कि कितने दलों के लोग, आप एक ओम प्रकाश जी की बात करें, कितने लोग अभी भाजपा के साथ आने वाले हैं। ये सब हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क में है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि कई दलों के लोग भाजपा के साथ नजर आए। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, वीरेंद्र भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील अर्कवंशी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। सुनील, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से ओपी राजभर की बात कही जा रही है, ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अगर आते हैं तो पूर्वांचल पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पंडित जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ कि क्या कुछ होने वाला है, किधर जाएंगे ओपी राजभर, या उनको बीजेपी लेना भी चाहती है या नहीं, क्या कुछ इस दौरान चर्चा हो रही है संगठन में? सुनील। देखिए शुभम जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कर दिया है, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि हम अभी किसके साथ में जा रहे हैं, किसके साथ में नहीं जा रहे हैं। अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंडल की समीक्षा कर रहे हैं। अभी हमारे 18 मंडलों में जो हमारी समीक्षा बैठकें चल रही है, 28 जुलाई तक समीक्षा बैठक होने का कार्य। नंबर एक बात रही बात गठबंधन को लेकर, तो गठबंधन जरूर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करने का कार्य करेगी, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 7 अक्टूबर को एक पटना की धरती पर जो है गांधी मैदान में एक हम महापंचायत करेंगे, महारैली करने का काम करेंगे। उसमें हमारे गठबंधन के साथी भी होंगे, जिसके साथ हम गठबंधन करेंगे वो वहां पहुंचेंगे। रही बात अभी जो चर्चा चल रही है कि माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने की, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिलने की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मिलने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम करते हैं। तो आज वो हमारे विधायक दल के नेता हैं, वो लगातार मिलते रहते हैं। अब ये बताइए समाजवादी गठबंधन की स्थिति तय हुई या नहीं हुई? सुनील अर्कवंशी जी, इतना बताइए, बैठक का न्योता मिला या नहीं मिला? ना ही अभी कोई बैठक के बारे में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम किसी भी बैठक में जा रहे हैं। अभी किसी भी तरीके का ना तो हमारे पास पक्ष का न्योता है, ना विपक्ष का न्योता है। हम अभी अपने संगठन को लेकर कार्य कर रहे हैं और संगठन में जो हमारे कार्य हो रहे हैं, संगठन की समीक्षा करी जा रही है। वो चाहे मंडलों में जा जाके हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार समीक्षा करने में। अभी किसी भी तरीके से कहीं से हमारा निमंत्रण नहीं है और ना ही हमने किसी से कहा कि हम आपकी बैठक। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि केंद्र में भी और प्रदेश में आप दोनों जगह सत्ता में हैं। और ओपी राजभर की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की जो 22 सीटों पर आपकी निगाह है, वो अगर आप जीतते हैं तभी आप 80 में 80 सीटों का जो आपका सपना है वो साकार हो पाएगा। क्या साथ आ रहे हैं ओपी राजभर एक बार फिर से? देखिए, राजनीतिक गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा उसकी चर्चा यहाँ बैठ के मीडिया में नहीं हो सकती है। यह केंद्रीय नेतृत्व समय समय पर लेता है, जो हमारी नीतियां हैं, हमारे नेता के प्रति विश्वास व्यक्त करेगा
और उसके साथ गठबंधन करने की जो भी घोषणा है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो ना अभी सुनील अरकवंशी इस पर कुछ कह पाएंगे, ना मैं कह पाऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल जरूर खड़ा करता हूं कि क्या कारण है कि जो सहयोगी गठबंधन सपा के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने सपा ने उनको क्यों छोड़ दिया? किस तरीके से बेइज्जत करके जो है राजभर जी को और सोहेल देव जो दूसरे केशव देव मौर्य थे उनको जो है कहा कि आपको जहां मना है वहां चला जाइए। उन्होंने तो खैर अखिलेश शिवपाल यादव को भी कह दिया था कि चाचा रास्ता खुला, जहां जाना हो चले जाइए। तो सीधी सी बात यह है कि गठबंधन करने के लिए नेता की विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, और नरेंद्र मोदी जी के एक विश्वसनीय नेता है जिनके पीछे 50% वोट हमको 2019 में मिले थे और समाजवादी पार्टी को मात्र 17.9% वोट मिले थे। ठीक है। आप अगर उसको देखेंगे 2014 में तो हमको 42% के करीब वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे। ठीक है। तो हमने वोटों में भी बढ़त हासिल करी है और सीटों में भी बढ़त हासिल करी है। ठीक है, दीपक रंजन जी मैं आपके पास आऊंगा। ओपी राजभर आपके साथ में भी थे, विधानसभा चुनाव आपके साथ मिलकर उन्होंने लड़ा, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो आपकी पार्टी के प्रति और आपकी पार्टी के अध्यक्ष के प्रति लगातार बयान देते नजर आते हैं कि एसी कमरे से आप निकलते नहीं हैं, जनता के हितों के आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो आपसे तो दूरियां बढ़ी गई हैं। क्या बीजेपी के साथ ये जाने वाले हैं? क्या आप अभी तक अनुमान लगा पा रहे हैं, और वो अगर जाते हैं तो क्या कुछ होगा? देखिए शुभम भाई, अभी सुनील भाई ने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि अभी किसके साथ है किसके साथ नहीं है, इसका खुलासा ही 7 अक्टूबर को करेंगे। हाँ। और जिस दिन ये सत्ता पक्ष के साथ चले जाएंगे उस दिन इनसे सवाल जवाब विपक्ष के लोग करना शुरू कर देंगे, इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में। हाँ। और अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी बता रहे थे, देखिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का ऐसा चाल चलन चरित्र रहा ही नहीं कि किसको बेइज्जत करके निकाले। समाजवादी पार्टी ने ये जरूर कहा था कि भाई आपकी अपनी पार्टी सही है कि भाजपा उनकी सोहेल देव राजभर जी की इनकी अपनी ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है, और ये जिसके साथ रहना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे, ये उसके साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये साथ अपने महेंद्र नाथ पांडे जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद हैं, ये उनका बयान भूल गए कि खुले मन से उन्होंने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए किन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से इनको अपमानित करने का काम करते हैं। भाई समाजवादी पार्टी ने तो खुल करके इनसे कह दिया था शुभम भाई, भाई आपकी अपना दल है, आपकी अपनी पार्टी है, अगर आप स्वतंत्र कहीं पर भी जाना, हम किसी को देखिए समाजवादी पार्टी किसी को ना बांध करके रखती है ना कभी किसी को बांध करके रखना चाहती है। और आज सवाल जब देश का है, आज सवाल जब प्रदेश का है, तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को सोचना है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो तो तय करेंगे किसके साथ जाएंगे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी कोई संभावना बाकी रहेगी? देखिए जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में समाजवादी पार्टी को और विपक्ष का साथ देगा उसका खुले दिल से स्वागत है। आए और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की विचारधारा से जुड़े, और जो इनकी मांग है, इनकी भी मांग वही है कि ये जातीय जनगणना और जो है सामाजिक न्याय की समिति की वीरेंद्र भट्ट जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी 30 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया पूरी करिए आलोक जी। देखिए निश्चित बात है कि समाजवादी पार्टी एक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। वो सबसे गठबंधन कर चुके हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़े, कांग्रेस भी हासिल पे पहुंच गई। बसपा से 2019 में गठबंधन करके लड़े और बसपा ने उनको छोड़ दिया। 2022 में राजभर जी के साथ चुनाव लड़े और बाद में उन्होंने खुद ही कह दिया कि राजभर जी चले जाइए। यहाँ तक कि इतना अपमानित किया कि जो जन्मदिन के ऊपर जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की गई थी सहयोगी दलों के नेताओं को, उन गाड़ियों को खिंचवा लिया बेइज्जत करके कि गाड़ियां जो दी थी वापस कर दीजिए। राजभर जी तो जबर थे, तो उन्होंने भगा दिया इनको कि गाड़ी तो मेरी है, लेकिन केशव देव मौर्य की गाड़ी खींच के ले गए बेचारे। अब ये जब इस तरह का व्यवहार अपने गठबंधन के साथियों के साथ कर रहे हैं तो इनके साथ कौन गठबंधन करेगा? और ये उपचुनाव तक तो जीत नहीं पा रहे हैं। आज 3 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी जो है मात्र है, जबकि वो 5 लोकसभा सीट जीती थी बसपा के कारण। नहीं तो वो आप देख लीजिए, आज वो आजमगढ़ भी हार गए उपचुनाव और रामपुर भी हार गए, जो उनकी जो है पुश्तैनी सीटें हुआ करती थी। ठीक है। तो अखिलेश यादव का जो है मुलम्मा उतर चुका है, अखिलेश यादव पूरी तरह इस पर चुके हैं। ठीक है, और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ठीक है, दीपक से मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी जुड़े हैं। वीरेंद्र जी मैं सबसे अंत में आपके पास आया, चूंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आप इस पैनल में गैर राजनीतिक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से अब गठबंधन की स्थितियां बनने लगी हैं, पूर्वांचल की ओर सबसे ज्यादा मुखर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जिस तरीके से वो 14 सीटें जिन पर हार मिली थी उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा मुखर है, और 22 सीटें पूर्वांचल जिस पर निगाहें हैं, और उसमें ओपी राजभर के सहयोग के बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल कहा जा सकता है। क्या अब ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आने वाले हैं? क्या कुछ कहता है आपका गणित?
देखिए 2 जुलाई को लखनऊ में इसी महीने डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल के संस्थापक की जन्म जयंती के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ आए थे और उस समारोह में अपना दल, निषाद पार्टी और रामदास अठवाले वगैरह शामिल हुए थे। और उस आयोजन के आधार पर बीजेपी ने 2024 में पूर्वांचल में उसकी रणनीति क्या होने वाली है, बीजेपी ने अपनी किलेबंदी एकदम स्पष्ट कर दी है। ओम प्रकाश राजभर के बयान आ रहे हैं कि वो कभी कहते हैं बहुजन समाज पार्टी को शामिल किए बगैर राष्ट्रीय स्तर पर एंटी बीजेपी विपक्षी मोर्चा कभी सफल नहीं हो सकता। उनकी बीजेपी से भी बात हो रही है। अब बीजेपी को अपना किला और मजबूत करना है तो ओम प्रकाश राजभर को उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट पूर्वांचल में 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी घटा था और समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके विधायक की संख्या 111 हो गई और गाजीपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, अंबेडकर नगर है, बलिया है। यहाँ पे बीजेपी को 5 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला और अंबेडकर नगर में भी खाता नहीं खुला। बस्ती में भी नुकसान हुआ, सिद्धार्थ नगर में भी हुआ, बलिया में भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी अपना किला मजबूत करने का वो अवश्य प्रयास करेगी और ये किलेबंदी ओम प्रकाश राजभर के आने से ही और मजबूत हो सकती है। और अभी चूंकि समय है लोकसभा चुनाव में तो और बातचीत चली रही है, लगातार बयान भी आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के, उनकी मुलाकात भी नेताओं से हो रही है और अभी उनके पुत्र की शादी में भी तमाम बीजेपी नेता उनके घर गए थे। तो ये बातचीत चल रही है और ये देर सवेर सामने आएगा और ये बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर का किसी किस्म का अब कोई दोस्ती नहीं होने वाली है और ये आज सेफली कयास लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई समझौता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अवश्य होगा और इससे बीजेपी को पूर्वांचल में निश्चित तौर पर बहुत ताकत मिलेगी। ठीक है, ये स्थितियां लगभग बनती नजर आ रही, भले ही स्वीकार ना करें सुनील अर्कवंशी अभी, लेकिन वो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। दीपक रंजन, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि आलोक अवस्थी अभी कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो कि बमुश्किलन दूसरे दलों के सहयोग से 5 सीटें जीत पाती है और 5 में वो भी अब 3 रह गई हैं। 3 में वो आपके खास सदस्य हैं, उनके 2 उसमें अल्पसंख्यक हैं। एक जिसपे मुलायम सिंह यादव खुद लोकसभा जीत कर आए थे मैनपुरी से, उनके निधन के बाद डिंपल यादव वहां से जीत कर आई हैं। कैसे 80 सीटों पर जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम 80 में 80 जीत कर दिखाएंगे, उनके खिलाफ कैसे नजर आ पाएंगे आप? देखिए शुभम भाई, ये झूठ और फरेब करके जनता को गुमराह करके जो है ये 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 6 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं किया। आज महंगाई एकदम चरम पे है तो जनता इनसे जवाब मांग रही। और शायद हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी ये भूल गए कि 2 सीटों से इन्होंने भी शुरू किया था और 2 सीट से शुरू करके आज 302 सीट पे पहुंचे हैं और इतिहास दोहराता नहीं, लेकिन 2 सीट से वो तय किया था उन्होंने, लेकिन आप पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के बाद आप इस तरीके से सिमटे हैं। बात ये उन्होंने देखिए शुभम भाई, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज सदैव डे बाय डे बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी निरंतर जो है, समाजवादी पार्टी 365 दिन अपने संगठन को धार देने में और जनता के बीच में रहती है, अपने बूथ कमेटी को मजबूत करने में लगी रहती है। और रहा सवाल अलायंस का बात कर रहे थे आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी भाई शायद भूल गए कि अकाली दल से इनका गठबंधन था, आज कहाँ है अकाली दल? नीतीश कुमार जी की पार्टी से इनका गठबंधन था, आज कहाँ है नीतीश कुमार जी की पार्टी से इनका गठबंधन? अच्छा, इन्हीं की पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से था। आखिर ओम प्रकाश जी राजभर जी पहले किसको छोड़ करते? आज सही है, मान ली समाजवादी पार्टी के साथ है, विपक्ष के साथ है, लेकिन एक आरोप उन्होंने लगाया, आप गाड़ी वाला जो आरोप लगाया कि गाड़ियां आपने वापस ले ली है, तो भाई उपहार देने के बाद कहां वापस लिया जाता? और ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो लगातार सार्वजनिक पटल पर बात आ चुकी है जिसको स्वीकारा है। केशव देव मौर्य जो कि महान दल पार्टी इन्होंने जिनकी है, उनसे आपने गाड़ी वापस ले ली, तो ये कहां का व्यवहार शिष्टाचार है?
नहीं देखिए, गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं थी, और गाड़ी आना न जाना, गाड़ी भी उन्होंने ली थी कुछ दिन के लिए, चुनाव तक उन्होंने ली थी गाड़ी, अच्छा। उसका उन्होंने वापस कर दी, मान लीजिए। और उसके बाद क्या आलोक अवस्थी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए, बात करिए आप दोनों। नहीं शुभम भाई, क्या गाड़ी वो क्या गाड़ी के लिए आए थे क्या? छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी को, उसके बाद चले गए बोल, लेकिन इसमें ये गाड़ी दे देना, ये गाड़ी दे के बुला लें कि ये वोट लेने के लिए तो पार्टियों का साथ है। और अगर ये गठबंधन नहीं होता राजभर जी से, केशव देव मौर्य की पार्टी से, इनको 50 सीटें भी नहीं मिलती। इनकी हैसियत 2017 में देश की जनता ने बता दिया है। 2017 में इनके पास 50 सीटें भी नहीं थी, कांग्रेस 7 सीटों में चढ़ गई इनके साथ करके। शुभम भाई, तो आज केशव देव मौर्य के वोट चाहिए, राजभर जी का वोट चाहिए, 100 से ऊपर सीटें इनको अगर मिली है, उसके बाद ये नेताओं को बाहर निकाल देते हैं। गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी केशव देव मौर्य? दूसरी बात, नहीं, गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड मिली थी, सत्ता मिलने के बाद 2012 में एक नया चेहरा, क्या कारण है कि 2014 में 2 साल के अंदर ही आपका मुलम्मा उतर गया और आप 5 सीटों पर चले गए? भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर जीत करके लोकसभा में आई थी सरकार, जबकि आपकी थी। तो आपका क्या कारण है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद 2017 के चुनावों में आपको कांग्रेस की बैसाखी लेनी पड़ी, उसके बाद भी आप 50 के अंदर सिमट गए, आपके पास पूर्ण बहुमत सरकार थी। और क्या कारण है उसके बाद से आपको एक बार 2012 में सत्ता में बैठाने के बाद जनता लगातार नकार रही है? 2 लोकसभा चुनावों में आपको नकार चुकी है, 2 विधानसभा चुनाव को नकार चुकी है, 10 सालों के लिए आपको जनता ने बाहर कर दिया है सत्ता से। और आपकी अभी भी ऐसी हैसियत नहीं है कि आप पंचायत का चुनाव जीत पाए और आप नगर निकाय का चुनाव जीत पाए। नगर निगम में आपका खाता नहीं खुलता है। तो आप जब एक वर्ग को लेकर के तुष्टिकरण राजनीति करेंगे, अपराधियों के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी दीपक जी बोलिए, फिर मैं सुनील के पास। जी बोलिए। नहीं देखिए, आलोक भाई इतना ज्यादा क्यों परेशान है? गाड़ी क्या इनके नाम से रजिस्टर्ड थी क्या? गाड़ी के आलोक अवस्थी जी के नाम से? नहीं, लेकिन एक देखिए, एक राजनीति में एक शुचिता होती है, समझ रहे हैं? पूरी बात शुभम भाई, लेट मी फिनिश, मेरी बात आती है। गाड़ी अगर मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, अगर उसका कोई और उपयोग कर रहा है, उसको सदुपयोग कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, लेकिन आपने कभी किसी को गिफ्ट देके वापस लिया है क्या? नहीं, गिफ्ट उसके नाम से देंगे ना, आपके अपने नाम से आप किसी को गिफ्ट दे देंगे और वो आपको छोड़ करके चला जाए। गाड़ी का कोई मिसयूज कर रहा है, गाड़ी का कोई दुरुपयोग कर रहा है। अगर आलोक अवस्थी जी के नाम से रजिस्टर्ड थी गाड़ी, तो आलोक अवस्थी जी को दर्द होना जायज है। सुनील रघुवंशी, आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड थी तो क्या दिक्कत थी? गाड़ी का विषय नहीं है इसमें जवाब सुनील। नहीं, गाड़ी का विषय है, देखिए वो उस पर भी आपको बात करनी होगी, आपको बात करनी होगी सुनील जी। गाड़ी देखिए, गाड़ी इनके नाम से भी नहीं थी। अगर गाड़ी आलोक अवस्थी जी के नाम से रजिस्टर्ड थी तो आलोक अवस्थी जी के पेट में दर्द होना ला चुकी है। रुक जाइए दीपक रुक जाइए। दीपक भाई 10 सेकंड। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन किया था स्वयं भारतीय समाज पार्टी केशव देव मौर्य जी के साथ में, बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि आप मुझे 1 सीट भी देने का काम नहीं करेंगे, तब भी हम आपके साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनवाने का काम करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बना पाए, मगर जब उपचुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा लाव लश्कर लगा कर लेकर आजमगढ़ की सीट को जिताने के लिए धर्मेंद्र यादव के पास पूरी टीम लगाने का काम करते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाने का काम नहीं करते हैं। तो ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब आप एसी से नहीं निकलेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने का काम नहीं करेंगे। आज बताइए, आपने एक बार भी सदन में न्याय समिति रिपोर्ट को लेकर कितनी बार सदन में बोलने का काम किया? एक बार भी अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू बिजली का चिल्ला के बोल रहे हैं यात्रा के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं टीवी और आप उसके बाद आप आए थे दीपक जी। एक बार भी अखिलेश यादव जी ने सदन में इस बात को उठाने का काम नहीं किया। आज घरेलू बिजली बिल के लिए गांव-गांव में आप जाइए, पता करिए, एक सिर्फ बल्ब चलाता है, एक पंखा चलाता है, उसका 10,000, 20,000, 50,000 बिल आ रहा। तो ये कौन करेगा? इसके लिए इस मुद्दे को कौन उठाने का काम करेगा? अखिलेश यादव जी सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं, एसी बंद कमरे में बैठकर राजनीति करने का काम करते हैं। इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप एसी कमरे से निकलिए, ट्विटर से हटिए, तब जाकर आप जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर सकते हैं। आप गलत आरोप लगाएंगे तो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्दाश्त करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त करेंगे। 40-42-46 डिग्री के टेम्परेचर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर नजर आ रहा है। 40 और आप जिनके साथ जाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जल्दी से नाटक करा दी, सामाजिक न्याय समिति को लागू कर दिया उन्होंने, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कर दिया। और आप जिनके साथ जाने की बात कर रहे हैं, अभी केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, बात कर लीजिए।
उनसे तो बात यही कर लीजिए ना मुद्दों को भारतीय जनता लेकर- पार्टी के देखिए लोग। शुभम जी, सरकार में खेल ये- रही है, उसके बाद आप आगे इस बढ़िए। समय बड़ा उसके मुद्दा बाद आप ये है आगे कि बढ़िए ये ना। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का। 2014 से ये तीसरा लोकसभा चुनाव होगा और 2014 से ये 5वां चुनाव होगा। दो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तीसरा चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को पिछले 4 चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, तो 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार 5वां चुनाव अगर समाजवादी पार्टी हारेगी तो इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा विषय आप है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को नहीं देख रहे हैं। आप तेलंगाना जा रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में वोट है, 80 सीटें जीतने अरे आपसे पूछ के जाएंगे, आपसे पूछ के जाएंगे, ये आपसे पूछ करके हम तय करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अरे हम आपसे पूछ के तय करेंगे। पार्टियां अपने अन्य राज्यों में अपना विस्तार नहीं करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि वो कहाँ जाना है कहाँ नहीं। किस बात का आपको दर्द हो रहा है? अरे इस बात का दर्द है आपको। समाजवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगी समाजवादी पार्टी। ये आपसे पूछ करके हम जाएंगे। आपको इस बात का दर्द है कि आपको लेकर के क्यों नहीं गए? अरे आप अपना देखो, अपनी पार्टी उसका अस्तित्व बचा लो, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हो। आज जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी गड़बैया है, उनसे क्यों नहीं जाति जनगणना की बात कर रहे हो? उनसे क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हो? उनसे क्यों नहीं जो आप सामाजिक न्याय समिति को लागू कराने की बात कर रहे हो? आज तो केंद्र में भी सरकार उनकी, प्रदेश में भी उनकी सरकार। अरे आप किस बात का दर्द है? हम तेलंगाना जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, और बिहार जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत हो रही? मुश्किल है। आप 7 अक्टूबर को क्यों पटना जाने की बात कर रहे हो? 7 अक्टूबर को बिहार में क्या किया? आप बताइए ना, आप महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता से बात करी? आपने नहीं करी क्योंकि आप घमंड में चोर हैं। आपको करना चाहिए ना। आज बहुजन समाज पार्टी के पास भी आज भी वोट है। आज बताइए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास वोट है, आपने बात करी? नहीं बात करी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप चले जाओ ना बहुजन समाज पार्टी के साथ, आप चले जाओ ना। भाई इतना, अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना कुछ कहा उम्र का राजभर जी ने और माइती जी ने घास भी नहीं डाली आपको। आप ठीक है आलोक अवस्थी जी, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, ठीक है बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गया, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, वो सीटें जिन पर आपकी नजर है, क्या कुछ वहां पर रणनीति है? और अगर ओपी राजभर साथ आते हैं तो क्या निषाद पार्टी के साथ में आप अपने समीकरण सेट कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नीति में चल रही है कि गरीब कल्याण। हम बराबर गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर के जनता के बीच में नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात है, आप गरीब कल्याण की बात करते हैं, लेकिन अब एक ऐसा ये अकाट्य सत्य है जो आप नहीं झुटला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बिना जातिगत समीकरणों के आधार पर आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं। शुभम जी, जो जातियों की राजनीति करते थे वो पार्टियां सारी हाशिए पे खड़ी। जनता जातियों से ऊपर उठकर वोट कर रही है और लगातार आपको 4 चुनावों में जनता दिखा चुकी है। देश का जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज बहुमत की सरकार दूसरी बार चला रहे हैं। इसके पहले गठबंधन की सरकारें चला करती थी। तो देश अब जातियों पर नहीं बंटता है। देश जो है अब जो है चाहता है कि अब अपने पैरों पे खड़ा हो। आज देश मजबूत हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद की घटनाएं देश में नहीं हो रही हैं, दंगे हम नहीं होने दे रहे हैं, हम देश की आय बढ़ा रहे हैं। आज देश का सम्मान विश्व में सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या कारण है कि विश्व का हर ग्रुप जो है वो चाहता है कि भारत उसके सदस्य बने? क्या कारण है कि G20 की अध्यक्षता जो है आज भारत को मिली हुई है और नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? यह एक विश्वसनीय नेता की नीति का कारण है कि उसके पीछे 140 करोड़ की जनता जो है पीछे खड़ी है। 80 करोड़ गरीब जनता को उसने 1 to 1 कनेक्ट किया है और हमारा यही जीत का कारण है। हम जातियों में और धर्म के आधार में बांट के नहीं देखते हैं। ठीक है वीरेन जी, चला रहे हैं और सबके लिए चलाते हैं। ठीक है वीरेन जी, भले ही कितने भी बातें की जाएं, कितने भी समीकरणों को साधने की कोशिश की जाए, लेकिन एक पत्रकार के नाते, चूंकि आपको अनुभव है, लगातार आपने कवर किया है, बिना जातिगत समीकरणों के आधार पर, बिना जो जातिगत आंकड़ों के आधार पर क्या चुनाव में उतरा जा सकता है? और अगर उतरते भी हैं तो दो दलों के बीच क्या आपको लगता है कि टकराव नहीं होगा? क्योंकि निषाद पार्टी पहले समाजवादी पार्टी के साथ में रही है, तब सुभाषपा इनके साथ थी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये यूपी में 5वां चुनाव होने जा रहा है। दो चुनाव हो चुके हैं यूपी विधानसभा के, 2017 में, 2022 में, 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, ये तीसरा चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार इन चुनाव में सफलता मिली है और बीजेपी ने जिस तरीके के सामाजिक समीकरण बनाए हैं और जिस तरीके से कल्याण योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंचाया है और करके दिखाया है, उसके तुलना उस सब को देखते हुए
समाजवादी पार्टी या किसी अन्य गठबंधन के लिए बीजेपी को एक ठोस चुनौती दे पाना एक बहुत कठिन कार्य होने वाला है। विधानसभा चुनाव में समीकरण दूसरे होते हैं, लोकसभा में दूसरे होते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मामला एकदम अलग हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 2019 की तुलना में और 2022 की तुलना में पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पूर्वांचल में बहुत सशक्त होकर उभरेगी। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के बाहर बड़ी सी होर्डिंग भी लगी है पीडीए को लेकर, मीटिंग भी हुई थी पटना में, वो शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 2 सदस्य ऐसे जो उस पीडीए के अंतर्गत आते हैं, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शरद पवार जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनके साथ खेला हो गया, वहां पर उनके भतीजे खुद तोड़कर उनके साथ निकल गए। दूसरी अगर हम बात करें जयंत चौधरी जो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, और आप बताया जा रहा है ऐसी खुद ओपी राजभर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो भी आपसे अलग हो सकते हैं। तो पीडीए बनने से पहले टूटता नजर आ रहा है, कैसे चीजें सामान्य होंगी आगे? देखिए शुभम भाई, आदरणीय जयंत चौधरी जी उस टाइम हिंदुस्तान में नहीं थे, अपने पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से लंदन में थे उस टाइम वो, और उन्होंने लिखित माध्यम से एक संदेश भेजा था। और 18 तारीख को जो बेंगलुरु में जो कर्नाटक में जो बैठक होने जा रही है उसमें आदरणीय जयंत चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी और बिना किसी गठबंधन के, बिना उसके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुत सक्षम है। तो मैं अपने बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपके सम्मानित चैनल पर यह कह करके जाएं कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 2024 के चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ने जा रही। और रहा सवाल जो है सत्ता पक्ष, देखिए शुभम भाई, विपक्ष के द्वारा तैयार की हुई पिच पर खेलना चाहती है, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि एनडीए की हर एक गेंद पर पीडीए जो बाउंड्री से बाहर गेंद मारने के तैयार बैठी है। आप गेंद डालो, हम बाउंड्री के बाहर, आपकी पीडीए मिलकर के सारी जो है गेंदों को बाहर पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए की गेंदों पर पीडीए बैटिंग कर पाएगी, हार्ड हिटिंग बैटिंग कर पाएगी, या फिर क्लीन बोल्ड होगी। ये तो अभी भविष्य के घर में। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समीकरणों को सेट करने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अगर हम जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी बात करें तो उन्होंने भी गठबंधन के जो गोटे हैं वो सेट करना शुरू कर दिया है। एसबीएसपी जो है वो पूर्वांचल में अपना हिस्सा मांग रही है, बीजेपी के साथ जाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनके सुर जो है वो सध नहीं रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।